नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान का पहनावा, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के उद्योगपति पूरे विश्व में विख्यात हैं। 2022 की शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन 2 बड़े राज्यों में कमान राजस्थानी के हाथों में है। पंजाब में हरीश चौधरी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, तो बीजेपी की कमान गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। ऐसे ही यूपी में बीजेपी से सुनील बंसल और अर्जुन मेघवाल के कंधों पर जिम्मेदारी है, तो कांग्रेस में धीरज गुर्जर और जुबेर खान पर। यूपी में कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी में भंवर जितेंद्र सिंह को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या ये कहा जाए कि राजस्थान के नेताओं की सियासत को दोनों ही पार्टी सलाम करती हैं और केंद्र की सियासत में राजस्थान की पकड़ मजबूत हुई है। पंजाब, यूपी और उत्तराखंड में राजस्थान के नेताओं की रणनीति कितनी कारगर रहेगी, चर्चा इसी पर। और चलिए चर्चा में शामिल हुए खास मेहमान, सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे बीच है कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी, अनीता भदेल जी भी हमारे साथ है, बीजेपी विधायक हैं, सुधांशु माथुर जी हैं, सीनियर एडिटर हैं और साथ ही ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत अनीता भदेल जी आपसे ही करते हैं। राजस्थान में अभी चुनाव नहीं है, लेकिन 5 राज्यों के अहम चुनाव है और इसमें राजस्थान की भूमिका बेहद अहम है, खासतौर से अगर नेताओं की बात करें, बीजेपी के दिग्गजों की या कांग्रेस के दिग्गजों की। क्या आप मानते हैं कि भरोसा इन्हीं पर है और इसलिए कमान भी सौंपी गई है, जिम्मेदारियां भी ज्यादा तय की गई हैं, अगर बीजेपी के दिग्गजों की ही बात कर लें? देखिए, यूपी और उत्तर प्रदेश में जिन नामों की चर्चा अभी आपने की है, निश्चित रूप से केंद्र में मिनिस्टर हैं, हमारे नेता हैं और संगठन का बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, है ना। चुनाव का बहुत अच्छी समझ रखते हैं और इस वजह से उन्हें वहाँ दी गई है जिम्मेदारी। और निश्चित रूप से चूंकि राजस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश और पंजाब का सीमावर्ती प्रदेश है और ऐसी स्थिति में सारा जो संस्कृति है वो मिलती जुलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। और चूंकि संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे देश भर में बूथ तक की संरचना के साथ बना हुआ है, तो वो चूंकि पूरे देश भर में एक जैसा एक अनुसार है, इस वजह से कोई राजस्थान से यदि किसी प्रभारी को वहाँ लगाया जाता है तो उनको कोई परेशानी नहीं है। और वो इसी वजह से लगाए गए हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी वहाँ जो है अपना काम संगठन का पहले से ही खड़ा किया हुआ है। तो निश्चित रूप से चुनाव की रणनीति में भी वो संगठन की मजबूती के साथ में चुनाव कैसे लड़ा जाता है उसकी व्यू रचना में हमारा जो नेतृत्व है वो बहुत सक्षम है और इसी वजह से उनको वहाँ जिम्मेदारी दी गई है। चलिए ठीक है, जिम्मेदारी इसलिए दी गई। लेकिन प्रशांत बैरवा जी, कांग्रेस विधायक है आप, और कांग्रेस की हम बात कर लें तो धीरज गुर्जर की हम बात कर लें या फिर हम बात करें भंवर जितेंद्र सिंह की, यह अहम जिम्मेदारी दी गई है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि चुनाव तो 5 राज्यों में है, लेकिन जिस तरह से जिम्मेदारियां तय की गई हैं, राजस्थान का अहम महत्व है, कांग्रेस के नेताओं का अहम महत्व इसमें है। क्या लगता है कि जो जिम्मेदारियों, जितना भरोसा उन पर जताया गया है, वो कामयाब होंगे इन चुनावों में, और इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए श्वेता जी, पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि राजस्थान की गुडविल बहुत अच्छी है। राजस्थान के नेताओं की गुडविल पूरे हिंदुस्तान में आई थिंक सबसे अच्छी मानी जाती है, और चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। और ज़्यादा करके ये देखा गया जो नेताओं में संगठन की ज़्यादा रुचि होती है उसको जिम्मेदारी ज़्यादा दी जाती है। आई थिंक चाहे बीजेपी में अर्जुन मेघवाल जी हों, चाहे हमारे यहाँ रघु शर्मा जी हों, चाहे हमारे हरीश चौधरी जी हों, और जुबेर साहब हैं। जुबेर साहब ने तो 3 बार यूपी की कमान संभाली हुई है। धीरज गुर्जर लगे हैं, इको लोग लग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी देना अलग बात होती है और चुनाव अलग होता है। हम लोग अगर जैसे प्रभारी हैं तो हम हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं वहाँ के, मगर एन जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है वहाँ के लोकल जनता के ऊपर कि वो किस मैंडेट को कहाँ देती हैं। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हम दोनों चाहेंगे कि हमारी सरकार बने इन स्टेटों के अंदर, और उसके लिए हम जितना बेस्ट
अपना दे सकते हैं वो देने की भी कोशिश करेंगे, मगर एंड ऑफ द डे जो जनता जनार्दन है वही बहुत स्ट्रांग है, उनका डिसीजन ही सर्वमान्य है। और प्रशांत भैरवा जी, जिम्मेदारी तो आपको भी उत्तराखंड की थी, उत्तराखंड भी आप गए थे, क्या माहौल कांग्रेस को लेकर है? जी हाँ, मैं 3 बार गया वहाँ पे। वहाँ आप मान के चलेगा, वहाँ 100% उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के अंदर बसपा से लेके, आप से लेके, बीजेपी के लोग सब टूट के कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक ये पॉजिटिव साइन है। चुनाव की तरह होता है, मगर मैं श्वेता जी आपको मैं दावे से कह सकता हूँ उत्तराखंड में ये लोग 100% हारने वाले हैं। पंजाब में लोग ये स्टैंड नहीं करते। यूपी के अंदर इनसे पहले से बुरी स्थिति होने वाली बीजेपी की, आप देखना। और जो हिमाचल में जो रिजल्ट आए थे, आई थिंक उसके बाद से एक जो कांग्रेस के अंदर भी एक अलग जगह है। और हिमाचल, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भी XMP लगे हुए हैं, चंदेल साहब लगे हुए हैं, 2 4-5 लगे हैं, वो भी लगे हैं। तो जहाँ भी जाते तो उनकी बातों पर तवज्जो भी दी जाती है। और आई थिंक ये लोकतंत्र की खासियत भी होनी चाहिए कि एकदम जो वन साइडेड चल रहा था, जैसे मोदी जी की 100% नो डाउट क्लीन स्वीप आई थी 13 के अंदर भी, और ये फिर लास्ट चुनाव के अंदर भी। तो मैं समझता हूँ कि ये हिमाचल के रिजल्ट आने के बाद इनके कम से कम ब्रेक लगा है। और ये जो पंजाब का एपिसोड हुआ है वो आपको छुपानी पूरे हिंदुस्तान को पता है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को खोने को कुछ नहीं, पाने को ही है। बीजेपी को खोने को ही है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से आप मानते हैं कि पहले से प्लस में ही कांग्रेस जाएगी, जिस तरह की तैयारियां और जिस तरह का माहौल आपको नजर आता है। सुधांशु माथुर जी, अब बार बार ये एक बात तो देखी कही जा रही है, बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने दावे यहाँ पर कर रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि मरुधरा के ये दिग्गज है जिनको कमान सौंपी गई है। मरुधरा का दम क्या नजर आएगा इन चुनावों में? खासतौर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की हम बात करते हैं। पंजाब में तो हम बात करें, दोनों प्रदेशाध्यक्ष कह रहे, दोनों प्रभारी जो हैं वो राजस्थान से ही है, दोनों आमने सामने हैं। बिल्कुल सही कह रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार राजस्थान के जो सीनियर लीडर हैं वो अन्य राज्यों में गए और वहाँ पर उन्होंने चुनाव की कमान संभाल रखी हो। अगर हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी से देख ले तो ओम प्रकाश माथुर जो हैं वो कई राज्यों के प्रभारी रहे और वहाँ पर उन्होंने भाजपा को जीत भी दिलवाई। इसी तरह से नवल किशोर शर्मा जी होते थे, वेटरन जो है कांग्रेस के लीडर थे, लेकिन जब तक वो सक्रिय रहे तो कई राज्यों के अंदर, इवन जो साउथ के जो स्टेट्स थे वहाँ तक में नवल जी गए और वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, उनके पास कोई ना कोई एक रणनीति होती है और उस रणनीति के तहत ही जो है वो जिन भी स्टेट में जाते हैं वहाँ पर चुनाव लड़वाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक व्यक्तिगत नेता की रणनीति पे चुनाव लड़ा जाता हो, लेकिन जो भी पार्टी लाइन होती है मुझे लगता है कि उसको प्रॉपर उसका जो एग्जीक्यूशन है वो अच्छे प्रभावी ढंग से होता है। इसीलिए आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है अगर राजनीतिक दृष्टि से हम देखें भारत का। कहा जाता है कि देश की जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश से निकलती है। वहाँ पर 2014 से सुनील बंसल जो RSS से आते हैं, मूल रूप से प्रचारक है और आज वहाँ पर संगठन महामंत्री हैं, वो 2014 से उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। कई बार कोशिश हुई कि सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश से हटाकर अन्य राज्यों के अंदर जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी RSS वो इस चीज को मानते हैं कि अगर सुनील बंसल को वहां से मूव कराया गया तो हो सकता है कि भाजपा की जो रणनीति है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। सुनील बंसल को माना जाता है कि वो बूथ लेवल तक जो है वो अपनी रणनीति को मतलब पूरी पकड़ रखते हैं। 2014 के अंदर जब सुनील बंसल अमित शाह के साथ सह प्रभारी थे लोकसभा चुनाव में, तो भाजपा ने जो है वो पहली बार 70 से ज्यादा सीटें पाई 80 में से। उसके बाद 2017 के अंदर सहयोगी दलों के साथ 325 सीटें जो है उन्होंने हासिल की। और इसके बाद 2019 के चुनाव, उसके अंदर भी लोकसभा में भाजपा को जो है वो अच्छी सफलता मिली। ये माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव के अंदर जो अब होने वाले चुनाव जिसके बिगुल बच चुका और घोषणाएं हो चुकी है, ये माना जा रहा है कि अगर भाजपा को रिपीट कराना है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार को वापस सत्ता में लाना है, तो सुनील बंसल को वहाँ पर जो है वो मजबूती से जो उनके निर्णय को माना जाए और उनको वहाँ रखा जाए। और सुनील बंसल इस समय किंग मेकर का वहाँ पर काम कर रहे हैं। रही बात अगर हम कांग्रेस के लीडर्स की बात करें तो जिस तरह से वहाँ जितेंद्र सिंह को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है, उत्तर प्रदेश का स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। अगर किसी भी पार्टी के आला कमान के बाद अगर चुनाव के अंदर सीधी सक्रिय भागीदारी होती है तो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन की होती है, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं उनका अंतिम चयन जो है स्क्रीनिंग कमेटी से होता है। तो
भंवर जितेंद्र सिंह ने असम के अंदर बहुत अच्छा काम किया। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ पर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, लेकिन कांग्रेस का वहाँ पर प्रदर्शन अच्छा रहा। तो उसी के चलते भंवर जितेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश में लाया गया। जिस तरह से जुबेर खान जो राजस्थान के एक समय में यूथ आइकॉन माने जाते थे, यूथ लीडर के अंदर उनका बड़ा नाम था, वो आज प्रियंका गांधी के साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये तो वहाँ की जनता ही तय करेगी कि वो किस विचारधारा को चुनेगी और किस विचारधारा की वहाँ पे सरकार बनाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है, एक सबसे महत्वपूर्ण कि मणिपुर में भूपेंद्र यादव का जाना अपने आप के अंदर एक जो है वो गौरव की बात है कि राजस्थान का व्यक्ति अगर मणिपुर में जाकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बनाता है और भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता में लाने का प्रयास करता है, तो मेरी बात का लबो-लुभाव यही है कि जो राजस्थान के नेता हैं उनके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सिर्फ यही नहीं है कि वो वहाँ पर अपनी पार्टी अपने संगठन की जो है वो सरकार बनाए, उनका रिपोर्ट कार्ड आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति के अंदर भी जो है उसके काफी मायने रखे जाएंगे। जी श्वेता, बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद अहम है। ये वही सभी नाम हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जो राजस्थान में भी महत्व रखते हैं बहुत ज्यादा और जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करे, और आज से नहीं पिछले कई सालों से। ज़ेबा यास्मीन जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सपा प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश से। ज़ेबा जी, बहुत स्वागत है आपका। अब जब कंपटीशन की बात आती है, मुकाबले की बात आती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला नहीं, सीधा मुकाबला नजर आता है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। ज़ेबा जी, माहौल क्या कहता है उत्तर प्रदेश का? सपा के साथ जाएगी? क्योंकि बहुत कुछ है जो विकास की बातें उत्तर प्रदेश कर रहे हैं, पिछली बार जिस तरह से जबरदस्त जीत यहाँ पर हासिल हुई थी, क्या उसे टक्कर देने के लिए सपा तैयार है? देखिए, समाजवादी पार्टी एक इकलौती पार्टी है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ मुद्दों पे काम करती है। उसने 2012 से 17 में जो काम किया, वोट भी अपने काम पे मांगा, किसी भी और मुद्दे पे भटकने और भटकाने की कोशिश जनता को नहीं की। वो अलग बात है, इनके लुभावने सपने में जनता को लगा कि ये उससे भी कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ जनता को ठगा है। 1985 के बाद से अगर आप इतिहास देख लीजिए तो जनता उत्तर प्रदेश की बहुत अवेयर है और उन्होंने किसी भी सत्ता को रिपीट होने नहीं दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा ऐतिहासिक काम करा है कि वो अपना इतिहास बदल देंगे कि सरकार रिपीट हो जाएगी। अगर इनके काम का रिपोर्ट कार्ड आप मांगेंगे, कोई भी नया काम ये गिना नहीं पाएंगे। इनसे जब भी आप महंगाई की बात करिए, काम की बात करिए, तो ये हमें काशी घुमा लाते हैं, हमें अयोध्या घुमा लाते हैं। देखिए, भावनाओं को और विकास को थोड़ा अलग अलग रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जहां तक बात यह है कि इनके पूरे देश के जो नेता है वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं इस समय। देखिए, स्टार प्रचारक की भूमिका क्या होती है मैम, बहुत कुछ प्रतिशत लोग ही इफेक्ट होते हैं उससे। स्थानीय मुद्दा नहीं बदलता है। स्थानीय मुद्दा जो इस समय उत्तर प्रदेश का है वो बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला सुरक्षा है और किसान है। उसी मुद्दे पे चुनाव होगा जिसपे भारतीय जनता पार्टी विफल होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुद्दों को लेकर ही समाजवादी पार्टी ने हमेशा चुनाव लड़ा है और इस बार भी यही है, भले कोई कितना भी दावे करने की कोशिश करे। योगेश जी, आपने भी सुना ज़ेबा यास्मीन जी को, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश का जिस तरह से माहौल रहता है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं, राजस्थान के महत्व की बात करते हैं, क्या ये ऐसा पहली बार है या पिछले 1-2 बार के चुनाव में ही ऐसा हुआ है, या इससे पहले भी इतिहास में जाए तो राजस्थान का महत्व हमेशा से रहा है? उसकी वजह क्या है? देखिए, क्रेडिबिलिटी, राजस्थान के लीडर्स की क्रेडिबिलिटी है। वो जहाँ भी जाते हैं कुछ नया प्रयोग करते हैं और उसके बाद अपनी छाप छोड़ते हैं। गुजरात का चुनाव ले लें आप, पिछला अशोक गहलोत वहाँ के इंचार्ज हुआ करते थे और वो अशोक गहलोत के राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने गुजरात में हिंदुत्व के मुद्दे पर मोदी और शाह को घेरा था और सॉफ्ट हिंदुत्व का जो कार्ड खेला। राहुल गांधी मंदिरों में गए, इवन उनको एक ऐसे मंदिर तक अशोक गहलोत ले गए जो पहाड़ी के ऊपर था, लेकिन राहुल गांधी पहाड़ी पर भी चढ़े और वो पाटीदार मूवमेंट और तमाम जो अन्य कारण थे उसका सहयोग भी उनको मिला और कांग्रेस ने कड़ा मुकाबला उस चुनाव में किया। अगर मणिशंकर अय्यर का बयान वहाँ पर पूरा डैमेज कांग्रेस को कर गया, और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वहाँ अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ा। उसके बाद अशोक गहलोत कांग्रेस के अंदर लगातार ऊपर बढ़ते रहे और राजस्थान की राजनीति में फिर से वो मुख्यमंत्री बने। अब उन्हीं के राजनीतिक शिष्य डॉक्टर रघु शर्मा गुजरात के प्रभारी हैं। तो रघु शर्मा को भेजने का अर्थ साफ है कि वहाँ यूथ कांग्रेस और NSUI के जो पुराने नेता थे, जो आज वहाँ पर कद्दावर पोजीशन में है, वहाँ पर वो लीडरशिप को मेंटेन कर रहे हैं। उनको एकजुटता के साथ वहाँ पर कांग्रेस को पूरी ताकत के साथ राजनीतिक चौसर पर आगे लाना।
तो यहाँ पर क्योंकि मुकाबला आप पार्टी से भी है, बीजेपी का प्रयोगशाला, आरएसएस की प्रयोगशाला के तौर पर गुजरात को जाना जाता है, तो ये बड़ी चुनौती है रघु शर्मा के लिए, और अशोक गहलोत का मार्गदर्शन मिलेगा उनको तो निश्चित तौर पर वहाँ वो भी छाप छोड़ेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर उनका मुकाबला वहाँ भूपेंद्र यादव सरीखे नेताओं से हैं जो गुजरात में पहले भी कमाल कर चुके हैं, और गुजरात में भूपेंद्र यादव की रणनीति बिल्कुल अलग है। जब राजस्थान में वसुंधरा राजे की प्रचंड बहुमत से सरकार आई थी, तब यहाँ पर भूपेंद्र यादव ने पूरी चौसर बिछाई थी, और कहा जा सकता है कि सबसे ऐतिहासिक बहुमत उस दौर में वसुंधरा राजे को राजस्थान में मिला, और उसका पूरा रोड मैप भूपेंद्र यादव ने तैयार किया था। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, ओम माथुर और सुनील बंसल की जोड़ी ने पिछले चुनाव में यूपी के अंदर जो फार्मूला खेला था कि जो ओबीसी की जातियां हैं, गैर यादव ओबीसी की कम्युनिटी को और गैर जाटव एससी की कम्युनिटी, तकरीबन 54% एससी है, जिनमें 54% एससी के अंदर जाटव आता है, और गैर जो जाटव है जिनमें कोरी है, पासी है, जिनमें धोबी है, ये तमाम वो जातियाँ जिनको जोड़ने का काम, वाल्मीकि है जिनको जोड़ने का काम उस वक्त इन दोनों की टीम ने उत्तर प्रदेश की धरा पर किया, और बीजेपी ने कमाल का वहाँ पर प्रदर्शन किया। लेकिन 2017-2022 में आपको लगता है कि फर्क बहुत ज्यादा आ गया है? वो पिछली रणनीति या वैसी सब चीजें अभी इंप्लीमेंट करने में उतना फायदा नहीं होगा, या आपको लगता है कि अब नए तरीके से रणनीति आएगी, पहले वाला काम नहीं आ पाएगा? देखिए, अभी भी भूपेंद्र यादव के हाथ में वहाँ रणनीतिक कमान है। हाँ। और दलित वोट फिर अपने आप में 21% दलित है, तो वहाँ 21% दलित में तकरीबन जो वहाँ पर हम 54% को हटा दें तो बाकी जो दलित वोट बैंक है, जिनको लेकर बीजेपी ने कमर कसी हुई है, अर्जुन मेघवाल को लगाने का अर्थ यही था कि वो दलित वोट पर फोकस करे जाकर, और वहाँ पर और भी कई अन्य नेताओं को जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन राजस्थान से अर्जुन मेघवाल हैं जो वहाँ पर दलित कार्ड के तौर पर वहाँ पर वो मेहनत कर रहे हैं। तो यही एक तरह का बीजेपी का जो पूरा जो ओबीसी वोट बैंक है, गैर यादव और जो गैर जाटव जो वोट बैंक है एससी का, उस पर अभी भी बीजेपी का फोकस है। और धीरे धीरे जो चुनाव बढ़ता जा रहा है और काशी, मथुरा, अयोध्या की बातें हो रही है, तो अगर ये चुनाव पूरी तरह अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद के बीच हो जाता है, संविधानवाद और हिंदुत्ववाद के बीच हो जाता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ बीजेपी फिर वही कार्ड खेलेगी जो उनका पिछली बार था। तो हिंदू मुस्लिम जो समीकरण है वो बीजेपी को ज़्यादा मुफीद लगता है राजनीतिक तौर पर। कितना ये गेन करेगी बीजेपी में, क्या उनकी प्रयोग सफल होंगे, ये तो वक्त बताएगा। तो ये जो पूरा उत्तराखंड का चुनाव है, तो हरीश रावत की वहाँ पर जो मदद कर रहे हैं, कुलदीप इंदौरा को वहाँ अंतिम समय पे कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, दलित नेता के तौर पर वहाँ उत्तराखंड में भेजा है। तो बड़ी तादाद में दलित उत्तर प्रदेश में बसते, उत्तराखंड में बसते हैं, और वो तराई का इलाका हो, तो वहाँ पर किस तरह से कांग्रेस फोकस करी। कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीद पंजाब से है और उत्तराखंड से है, तो वहाँ पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी झोंकेगी। हरीश चौधरी को जो लगाया गया, क्योंकि वो लगातार पिछले 11 साल से पंजाब की धरती पर काम कर रहे हैं, तो उसका लाभ कांग्रेस लेना चाहती थी, और यही कारण है कि हरीश चौधरी को वहाँ भेजा गया। हरीश चौधरी वहाँ कमान संभाले हुए हैं, और बीजेपी ने वहाँ अपने धुरंधर नेता को वहाँ भेजा है, गजेंद्र सिंह शेखावत को। तो उसका कारण है कि अमित शाह के दूत के तौर पर वो तकनीकी तौर पर वहाँ पर जो काम संभाल रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बीजेपी कैसे अलायंस के साथ काम करे और कैसे वहाँ पर ये भी तय है कि बिना कैलकुलेशन की जिम्मेदारियां दी भी नहीं जाती हैं, चाहे परफॉर्मेंस की पिछली बात की जाए या फिर जो जातीय समीकरण जिनकी बात हालांकि नकारते सब है, लेकिन कैलकुलेशन इसी आधार पर होता है। प्रशांत बैरवा जी, जितना भी कहा जाए कि जातीय समीकरण नहीं, लेकिन हर राज्य के अपने अपने यहाँ पर पैरामीटर्स होते हैं और उस पर ही चुनाव लड़के जीता जाता है, और यही हर कोई जानता है, भले पहले जितनी भी बातें की जाए। अब जो जिम्मेदारियां ये दी गई हैं, इसके बाद आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें, जो स्थितियां पहले थी अब काफी नीचे आती जा रही है, उतने नंबर्स नहीं है, टफ कंपटीशन कांग्रेस के लिए है, लेकिन क्या मौजूदा स्थिति में अभी भी टक्कर देने को आपको लगता है कि नजर आ रही कांग्रेस? क्योंकि वहां की स्थिति तो ये बयान नहीं करती। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड को लेकर आप तो बिल्कुल आश्वस्त है, लेकिन यूपी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये दुर्भाग्य है कि एंड ऑफ द डे कोई भी चुनाव और जातिगत उसमें जाके फंस जाता है। आई थिंक चाहे टिकट देने का मामला हो, चाहे चुनाव लड़ने का मामला हो, आई थिंक ये होता है, 100% होता है। और ये इसी को फिर नेता भी भुनाते हैं उसी तरीके से। और क्योंकि देखिए, यूपी में नो डाउट मैं भी 2 बार वहाँ पे प्रभारी रहा हूँ, यूपी में हम लोग कमज़ोर हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रियंका गांधी जी ने 2 साल पहले आके 2019 में आके संभाल के कम से कम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप किया यूपी के अंदर।
आप मान के चलिए वहाँ पे 20 साल हो गए हमको सत्ता से बाहर हुए, और संगठन के मुकाबले में हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ करते थे। माननीय गहलोत साहब 2 बार प्रभारी रहे, वहाँ पे चुनाव हुआ, मगर हम वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाए। मगर प्रियंका जी ने जब से कमान संभाली है, आई थिंक जो एक नारा भी दिया है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आई थिंक वो बहुत अपीलिंग भी है। और वहाँ पे सत्ता में आने का हमको इतना वो नहीं, हम कम से कम स्टैंड तो करें ना। हमारी वो वाली थी कि एक पिलर तो बन के आए, एक संगठन को कैसे मजबूत किए। तो उसमें मैं समझता हूँ कि 2-2.5 साल के अंदर आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में भी सबसे ज़्यादा प्रदर्शन किसने किए, तो कांग्रेस पार्टी ने किए। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी में दिए वो भी कांग्रेस पार्टी ने किए। अब वहाँ लल्लू जी है अध्यक्ष, उनको आप देखिए आधे टाइम तो वो जेल में ही रहते हैं, और यूपी सरकार ने निरंतर उनको जेल के अंदर बंद किया गया। जो हमने जो लड़ाई लड़ी है, प्रियंका जी ने जो लड़ाई लड़ी है यूपी की, वो मुद्दों के आधार पे लड़ी है। वहाँ पे चाहे देखिए वो जातिवाद वाली बात है, चाहे दलितों पे अत्याचार हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे मतलब मंदिर से उठ के जो और भी सारे जो मुद्दे हैं, आई थिंक उसको फोकस किया है प्रियंका गांधी जी ने। मैं समझता हूँ सीटें आए नहीं आए ये एक अलग बात है, मगर मुझे मालूम है कि वोट बैंक 100% बढ़ने वाला है, और बीजेपी ने जो चेहरा दिखा रखा है, आई थिंक वो घटने वाला है, आप मान के चलिएगा। और नो डाउट चुनाव तो होता ही है, मगर ये स्ट्रैटेजी ये थी कि हमको वहाँ पे एक्स्टैब्लिश होना चाहिए था। जो हमारे यूपी हार्डकोर कांग्रेसी होते थे, चाहे ब्राह्मण वोट वाली बात हो, मुख्यमंत्री भी दिए हमने कई सारे, और इंदिरा जी का, राजीव जी का वही क्षेत्र रहा है। बिल्कुल, लेकिन अभी तो तस्वीर पूरी तरह से, अभी तो तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। एक वक्त था, लेकिन अब तो तस्वीर बदली, और इसलिए कंपटीशन बहुत टफ माना जा रहा है, खासतौर से कांग्रेस के लिए। अनिता भदेल जी, जब बीजेपी की बात होती है, आपकी सरकार है, और जिस तरह से एक होता है कि आपने एक पैरामीटर तय कर दिया, 300 के पार पहुंचने के बाद अगर उससे थोड़ा भी कम जाएंगे तो भी कहा जाएगा कि नहीं, नकारा गया। लेकिन अगर जीत को लेकर बात की जाए, कंपटीशन को लेकर बात की जाए, आपको क्या लगता है सपा कितना कंपटीशन दे रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को? देखिए श्वेता जी, अभी सपा की प्रवक्ता महोदया बोल रही थी, पर उनको ये नहीं मालूम है कि सपा के टाइम में कितना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी खराब हुआ करती थी। इतनी खराब प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, अपराधियों का बोलबाला था, और हर व्यक्ति, हर व्यापारी पीड़ित था, है ना, डकैती से, फिरौती से, इस सब से पीड़ित था। यूपी में बिजली नहीं थी, है ना, सड़कें नहीं थी। ऐसी स्थिति में जहां आदमी अपना जीने के लिए संघर्ष करता था, दिन में भी बिजली नहीं आती थी उत्तर प्रदेश में, तो ये विकास के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। ये मैं निश्चित रूप से अनिता जी, आपकी बात पे ज़ेबा जी कुछ जवाब देना चाह रही है। ज़ेबा जी, अगला चुनाव होता है तो सिटिंग गवर्नमेंट होती है। श्वेता जी, आप की बात पे जवाब भी ले लेते हैं, साथ साथ आपकी बात पर ही जवाब ले रहे हैं। ज़ेबा जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई भी सरकार होती, मैं बोल रही हूँ कि जब भी कोई सरकार किसी भी राजनीतिक दल की होती है, तो निश्चित रूप से सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, मैं ये बात स्वीकार करती हूँ। लेकिन 5 सालों में 100% नहीं दिया जा सकता, 100% नहीं दिया जा सकता। ठीक है। और जो सीटिंग गवर्नमेंट होती है, उससे थोड़ी बहुत नाराजगी तो 100% होती ही होती है ना। आज कोई सी भी गवर्नमेंट है, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में, तो 100%, परंतु फिर भी मैं ये कहती हूँ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पुनः सरकार बनाने जा रही है, ये मैं कह सकती हूँ। ठीक है। ज़ेबा यास्मीन जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? सवाल ये इनका कि लगातार क्राइम रेट था, बढ़ता ही जा रहा था, सपा की सरकार जब थी, उसे ठीक किया, दुरुस्त किया है उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने। जी, पार्टी अपने सुप्रीम की तो बात करे, तो अपनी बातें नहीं करे, लेकिन देखिए उन्होंने क्या कहा, इससे पहले उत्तर प्रदेश में और ना ही कोई कानून व्यवस्था थी। तो मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ, क्या मैप में उत्तर था कि वो भी नहीं था? हो तो इन्होंने उत्तर प्रदेश बनाया हो, क्योंकि इनके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कुछ था ही नहीं 2017 से पहले। तो मैं माननीय जी को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर एक वीडियो अभी बहुत वायरल हुआ था, इन्हीं की पार्टी की विधायिका एक रोड का उद्घाटन करने गई और नारियल जब तोड़ा गया तो सड़क ही टूट गई। मुझे लग रहा है माननीय जी ने वो वीडियो देखा नहीं है। तो और बहुत अच्छी बात है कि अनीता जी ने खुद ही स्वीकार लिया कि एंटी इनकम्बेंसी से ग्रसित है उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा, और डबल इंजन की सरकार डबल एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है। केंद्र की भी विफलता को झेलेगी और स्टेट की भी विफलता को झेलेगी, तो डबल विफलता है। और सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी वहां पे महंगाई है, इसका जवाब इन्हें मिलेगा जल्द। ठीक है।
बिल्कुल, चर्चा में से आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि देखिए जंग तो बेहद धुआंधार है, लेकिन तो 5 राज्यों में अहम चुनाव है, राजस्थान में नहीं है, लेकिन राजस्थान की भूमिका इन 5 राज्यों में बेहद अहम है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं और चलिए गेस्ट भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश जी, आपको ये रुख करना चाहेंगे। हम इन नामों का जिक्र कर रहे हैं। राजस्थान, पहली बात तो ये कि राजस्थान के लोगों को, राजस्थान के नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन जो कुछ नाम है जो बिल्कुल तय है और इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई, इसके पीछे की वजह जरूर समझना चाहेंगे। यही नाम क्यों? क्या जो कैलकुलेशन है या जो सर्कमस्टेंसेस वहां उन राज्यों में बन रहे हैं उस आधार पर यही फिट बैठ रहे थे? देखिए, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस ने जुबेर खान, धीरज गुजर, प्रियंका गांधी ने इन दोनों को अपने साथ जोड़ा, क्योंकि कारण है धीरज गुजर गुजर समाज से हैं और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है और बड़ी तादाद में गुजर बसते हैं, और जुबेर खान क्योंकि 18-19% जो मुस्लिम आबादी है जो बहुत निर्णायक है उसको साधने के लिए, जुबेर खान पुराने अनुभवी है, गांधी परिवार के वफादार हैं, धीरज गुजर गांधी परिवार के वफादार हैं और दोनों का बैकग्राउंड NSY यूथ कांग्रेस से है। तो एक तरह से कहा जाए तो संगठन कौशल के मद्देनज़र भी उनको जोड़ा गया और जातिगत जो समीकरण थे उसके कारण भी उनको साथ लिया गया। तो ये तमाम कारण होते हैं जो राजनीतिक तौर पर, मैंने आपको बताया अर्जुन मेघवाल दलित वर्ग से हैं, अब सुनील बंसल प्रचारक हैं, वो कुशल वहाँ पर संगठनकर्ता के तौर पर पहले ही ख्याति अर्जित कर चुके हैं, लेकिन जाति से वैश्य है। तो बड़ा तबका उत्तर प्रदेश के अंदर वैश्य मतदाताओं का है और जो परंपरागत रूप से ये स्वर्ण वोट भारतीय जनता पार्टी का रहा है। तो ये एक, इन तमाम समीकरणों से जातियों को भी साधा जाता है। भूपेंद्र यादव को लगाया जाता है, वो यादव वर्ग से हैं, हरियाणा के हैं और राजस्थान के मूल रूप से रहने वाले हैं। तो ये जो यादव कम्युनिटी मोटे तौर पर सपा के साथ है, लेकिन एक मैसेज देने का काम किया जाता है, चाहे वो अलग अलग राज्यों के इंचार्ज के तौर पर हो। हरीश चौधरी जाट जाति से आते हैं, बड़ी तादाद में पंजाब में जाट और किसान कम्युनिटी बसती है। तो एक तरह से एक मैसेज पॉलिटिक्स राजनीतिक दल इन लीडर्स के फेस के और उनके कास्ट के मुताबिक करते हैं जिनका फायदा लिया जा सके, चाहे वो दलित वर्ग हो। और ये बात सही कही प्रशांत ने अभी कि जाति की अवधारणा को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन बिल्कुल ये अहम बात है। सुधांशु जी, इसी पर ही जवाब चाहेंगे। जाति की अवधारणा को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जब बात होती कुछ भी तो कहते हैं कि हम 36 कौमों को साथ लेकर चलेंगे, सभी वर्ग को साथ लेकर चलेंगे, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो आप वोट बैंक कहाँ कितना है, कैसे साधा जाए, फिर कैंडिडेट को टिकट भी उसी जाति का दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट हमें मिल सके, फिर ये कैलकुलेशन ही क्यों बैठाई जाती है? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो बातें की जाती है कि जाति को खत्म करना चाहिए इन चुनावों के दौरान, तो वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी। बिल्कुल सही करें आप। आज़ादी के बाद के चुनाव उठा के देखिए तो उस समय चुनाव विचारधाराओं पे लड़े जाते थे। जितनी भी पार्टियां थी उनकी अपनी अपनी विचारधारा होते थे और उस विचारधारा के नाम पर वो वोट मांगते थे। उस दौर के अंदर जातिगत जो समीकरण थे इतने हावी नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के अंदर धनबल बढ़ने लगा और जब धनबल बढ़ने लगा तो उसके अंदर जातिगत समीकरणों ने भी पूरी तरह से सेंध लगाई। और आज हालत ये है कि भले ही राष्ट्रीय पार्टियां हो चाहे क्षेत्रीय छत्रप हो, वो जातिगत राजनीति को अगर नकार रहे हो, लेकिन वो जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, टिकट का जब बंटवारा होता है, उम्मीदवार का चयन होता है, तो हर क्षेत्र के हिसाब से जातिगत समीकरण देखे जाते हैं कि अगर उक्त जाति के व्यक्ति को अगर टिकट देना है तो उसका वहां पर कितना वोट बैंक है और वो उक्त जाति का दूसरी और जातियों से कितना जो है वो सहयोग है या कितना गठबंधन है। आज अगर आप उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के अंदर मूल रूप से जो दलित वोट बैंक है वो सबसे प्रभावी वोट बैंक है और वही उत्तर प्रदेश की राजनीति का निर्णायक वोट बैंक होता है। अगर मुस्लिम और जो आपके यादव का गठजोड़ होता है तो माना जाता है कि समाजवादी पार्टी मजबूत होनी चाहिए। अगर दलित और मुस्लिम का गठजोड़ होता है तो माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो मजबूत होनी चाहिए। अगर दलित मुस्लिम का गठजोड़ होता है तो कांग्रेस ये कहती है कि वो हमारे पक्ष में जा रहा है। लेकिन अगर हम अर्बन एरिया में यानी कि शहरी क्षेत्र में देखें तो जो वैश्य जाति है या ब्राह्मण जाति है वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की पक्षकार होती है। तो जितनी भी पार्टियां हैं उनका सबका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जातिगत है। तो हम इस चीज को कतई नहीं नकार सकते और मुझे लगता है कि आने वाले काफी सालों तक भी ये शायद जो जातिगत जो राजनीति है वो इतनी आसानी से
हमारी जो लोकतंत्र है उससे दूर होने वाला नहीं है। तो जहां तक हमने बात करी कि विचारधारा या पीछे रह गई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी विचारधाराओं की बात नहीं करता है। हर आदमी बात करता है कि वो किस जाति का सबसे ज्यादा वोट अपने पक्ष में कर ले ताकि वो जो है वो बिल्कुल, यानी सत्तासीन हो चुनाव में जो सके। तैयारियां भी होती है वो विचारधारा भी पीछे रह गई, मुद्दे भी फिर पीछे रह जाते हैं जब जाति हावी होती है और जाति समीकरण बैठाए जाते हैं और उस लिहाज से बात की जाती है। जी पिछले चुनाव में यादव, जी जाटव और मुस्लिम, ये 3 बड़ी जातियां थी और ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जातियों की गोलबंदी की वो इन तीनों के सामने फ्रंट पे रखे की, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को जो लगातार वो जातियां जो ये बरसों से देख रही थी कि मायावती मुख्यमंत्री बन रही है, अखिलेश मुख्यमंत्री बन रहा है, तो उन जातियों के खिलाफ वोट पड़ा और वो जो समीकरण था वो बीजेपी को लाभ देके गया। ठीक है, लेकिन अब यही क्या समीकरण आगे भी काम आता है इस बार 2022 में, वो भी देखना होगा। ज़ेबा यास्मीन जी, एक अहम बात ये भी है कि देखिए चुनाव में तैयारियां सब कैंपेनिंग में बहुत की थी समाजवादी पार्टी ने, भीड़ भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुई और कहीं ना कहीं भीड़ से आकलन लगाया जाता था कि जनता किसके पक्ष में जा सकती है, किस क्षेत्र में किसका वर्चस्व नजर आता है। लेकिन अब जब कैंपेनिंग में फुल स्टॉप लगा दिया गया है, आप सिर्फ वर्चुअल जा सकते हैं, क्या लगता है ज़ेबा जी आपको इससे किसको फायदा और किसे नुकसान है? देखिए, जनता जो है ना वो 5 सालों से पीड़ित थी। अब वो जनता जो पीड़ित थी वो अपना मन बना चुकी है। अब प्रचार हम वर्चुअल करें या उनके बीच में जाके करें, जनता का प्री डिसाइडेड है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता का अगर आप अभी आकलन करेंगे तो बहुत सारी मैक्सिमम जनता अभी शांत है, जो अपना मन बता नहीं रही है, वो चुनाव का वेट कर रही है। जहां तक बात अभी मैं सुन रही थी सबकी कि जातिगत ही चुनाव होने हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में जिस दिन आचार संहिता लगी है, शाम को लगी है और 8:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ के हैं उनका एक ट्वीट आता है और उनका बयान आता है, ऑफिशियल आधिकारिक की बात कर रही हूँ मैं आपको जी, कि जो चुनाव है वो 80% बनाम 20% है। अब आप बताइए कि ना वो सड़क की बात कर रहे हैं, ना वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, ना वो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ना वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ना महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। उन्होंने सीधे अपना स्टेटमेंट दिया है कि 80% बनाम 20%। तो भारतीय जनता पार्टी जब से आई है वो सिर्फ जातिगत माइनॉरिटी वर्सेस हिंदू इस तरीके का जो मतभेद पैदा करना समाज में चाहती है, ये मेन रीजन होगा कि जनता इन्हें उखाड़ फेंकना चाहती है। अब आप भी जातिगत जो है वो जो समीकरण थे उनको साधते थे। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के थानों में जितने एसएचओ थे, जितने अधिकारी थे, वो यादव थे कि नहीं थे? आप बताइए मुझे। नहीं, आप मुझे बताइए कि जब आपकी सरकार थी, अखिलेश यादव थे, तब आपके थानों के अंदर किन की पोस्टिंग थी सबसे ज्यादा? किन की पोस्टिंग थी सबसे ज्यादा? आप बताइए इस चीज को। तो जातियां तो आप भी साध रहे हैं, आप मुसलमानों को साध रहे हैं, आप यादवों को साध रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूसरे वर्गों को साध रही है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत राजनीति से कतई अलग नहीं है। आप भले ही कितने दावे करें, लेकिन आज भी चुनाव जातिगत आधार पर ही होगा। ज़ेबा जी, इस पर जवाब। देखिए, समाजवादी पार्टी पे बहुत आरोप लगे हैं 17 में। ये जो जातिगत आरोप ये लगा रहे हैं, अधिकारित रूप से ये अगर कागजी पेश कर दे तो बहुत अच्छा होगा। इस समय अगर आप एसटीएफ में पोस्टिंग देखेंगे, थानों में पोस्टिंग देखेंगे, अधिकारियों की पोस्टिंग देखेंगे तो एक ही जाति के लोग हावी हैं। और इसका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ये सबको पता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में पता है कि एक जाति हावी है इस समय। इवन ब्राह्मणों को दरकिनार कर दिया गया है। तो क्या समाज नहीं देख रहा है? क्या जनता नहीं देख रही है? क्या ब्राह्मणों का उत्पीड़न, अल्पसंख्यक का उत्पीड़न क्या नहीं दिख रहा है समाज को? मैडम, आपके टाइम में भी सबको देखा था, तब आप सत्ता से बाहर हो गए थे 2017 के अंदर। आप पे क्या आरोप थे? क्या आरोप थे आप पे? सारा प्रशासनिक अमला और पुलिस अमला यादव था कि नहीं था? बताइए, आप पे यही आरोप थे? ऑन पेपर सर, मैडम ऑन पेपर ही बात करो। मैं 2017 में भी पूरी डिबेट में बैठता था और आपके समाजवादी पार्टी के जितने प्रवक्ता थे वो भी इस चीज को बता देंगे। तो आप पे भी आरोप जाति के आधार तो बदला तो कुछ भी नहीं, कुछ जिसकी सरकार थी वो उसकी जाति हावी, तो बाद में जिसकी सरकार बनी वो भी यही कर रही है। तो यानी इस मामले में सबकी समानता मानी सभी पार्टियों में। ज़ेबा जी, इस मामले में तो समानता ही हुई। देखिए, कोई समानता नहीं है, ये सिर्फ जाति की बात करते हैं। हमारे कार्यकाल में जितने काम हुए हैं, 30 लाख लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, क्या सिर्फ यादव को मिले हैं? क्या सिर्फ मुसलमान को मिले हैं? बैठ के बता दीजिए। आप 55 लाख महिलाओं को पेंशन मिली है, क्या वो जाति देख के मिली थी? आपने सब चीज अच्छी करी,
आपने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे तक बना चुनाव क्यों हार दिया, गए? आपने विकास की गंगा बहादी, फिर आप चुनाव क्यों हार गए? और आपको देखिए सर, क्यों जो है वो कांग्रेस का साथ लेना देखिए। पड़ा? अगर आप इतने ही मजबूत थे तो आप कांग्रेस का साथ लेके चुनाव क्यों लड़े? देखिए, अब समाजवादी पार्टी की जो सरकार है उसकी जो लड़ाई है, जो हमारी पार्टी है उसकी लड़ाई अब एक परसेप्शन से है। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी कामों में हमसे किसी प्रकार से मुकाबले में नहीं है। मुकाबला सिर्फ अब हमारे काम और भारतीय जनता पार्टी के परसेप्शन का है, और अब उस परसेप्शन को हम जीत के दिखाएंगे। अनीता बघेल जी, झूठे आरोप हमने लगे थे, अनीता उसको हम बघेल जी, prove करके जेबा यास्मीन जी को आप सुन रहे हो, कह रहे हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं है कामों को लेकर मैं भारतीय जनता जेबा पार्टी जी और को सपा में। बताना चाहती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ ना। मैं अब ये तो पूरे देश भर को मालूम है कि सपा के शासन में बिजली नहीं आती थी दिन में, ये विकास था इनका। हर बिजली गायब रहती थी, हर घर के बाहर जनरेटर लगे होते थे, फैक्ट्रीज के बाहर जनरेटर लगे होते थे। अरे यही तो विकास था ना आपका। और एक सड़क बनाने देने से, एक एक्सप्रेस हाईवे बना देने से विकास नहीं हो जाता है। सिर्फ एक एक्सप्रेस हाईवे बनाया था। अनीता जी, जनरेटर तो आज भी यूपी में चल रहे सरकार में। हैं। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेके गोरखपुर तक चले जाइए, सब जगह जनरेटर की आवाज आती है। तो इसलिए ये मत कहिए कि आपने हर घर में बिजली पहुंचा दी। जनरेटर आज भी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा धंधा है जनरेटर उद्योग की है। अपेक्षा में बता रही हूँ ना। पिछली बार तो क्या होता था, सपा की सरकार में क्या होता था पता है ना आपको? पूरे देश में सबसे सपा की जनरेटर में सरकार में तो डीजल क्या का भाव तो वो स्थिति पूछिए थी? नहीं। डकैती, लूट, हत्या और सबसे फिरौती। महंगी बिजली उत्तर हर कोई प्रदेश फिरौती में व्यापारी खरीद के है। लेने चला जाता कि भाई फिरौती तो नहीं तो तुमको व्यापार नहीं करने देंगे। ये इमेज थी ना पूरे हिंदुस्तान भर में। यूपी की यही इमेज थी ना। अभी पहले। छापा मारा ना बीजेपी किस सरकार तरह से ने। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब अभी थी। अभी और जैन साहब पे विकास छापा की मारा है दृष्टि अभी। से ये बात कर रही है अभी तो बताइए। प्रशांत बैरवा जी, और उसमें दिखा दे कि समाजवादी पार्टी के साथ में एसोसिएटेड है। और उसके बाद वो एक नंबर में कन्वर्ट हो गया पैसा मैं सर। जब पता चला कि जैन साहब के समाजवादी यहाँ पार्टी जो से छापा लिंक मारा है तो है एक और नंबर में एसोसिएट कर कन्वर्ट हो दिया गया। कि हाँ, तो ये गालमेली करी इन्होंने। प्रशांत बैरवा जी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। पंजाब में गालमेली करी है उन लोगों ने। पंजाब में सरकार पहले खुद कांग्रेस ही की, डराते हैं, पंजाब फिर में खुद जो ही उठा लूटते हैं। पटक हुआ, इसके बाद भी क्या लगता है कि कांग्रेस फिर सरकार पंजाब में बना मैडम, पाएगी? आप उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान हम में पंजाब की बात कर रहे हैं। प्रशांत बैरवा जी, पंजाब की बात कर रहे हैं। 100% बनाएगी। और आप ये बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर पंजाब की बता रहा हूँ, बनाएगी पंजाब में। और पूरे हिंदुस्तान में ईडी का, सीबीआई का जो दुरुपयोग केंद्र की सरकार ने किया, मैं समझता हूँ किसी ने अब तक की सरकारों ने किसने नहीं किया। आप देख लीजिए, कांग्रेस वो में भी डरा के आरोप धमकाते लगते थे। हमारे प्रशांत जी, तो कर्नाटका के कांग्रेस अंदर में भी छापे आरोप मारे लगते थे कि वो कांग्रेस सीबीआई का जो है कभी काम आ रहे दुरुपयोग छापे। करती है सीबीआई का कांग्रेस। ये तो कांग्रेस में भी खूब आरोप लगे। लगते हैं। नहीं, जितने शंकराचार्य को स्कैंडल गिरफ्तार हमारे किया जितने था भी इन्होंने सीबीआई प्रूफ किए ने। कि इतने स्कैंडल कर दिए यूपी 2 ने, CBI ने एक भी आरोप प्रूवन लगाया था होकर निकल के नहीं आया शंकराचार्य के वापस। ऊपर। ये सोनिया गांधी एक भी जी की प्रूवन होकर सरकार नहीं में, आया कि इन्होंने कांग्रेस की स्कैंडल मनमोहन सिंह जी किए। की सरकार में 2G घोटाला इतना बड़ा किया, क्या हुआ उसमें? क्लीन चिट मिली है। योगेश जी, ये जो आरोप लगते हैं कि ठीक है ईडी ने कार्रवाई और की, जो पंजाब भी में तो किया, मान के लेकिन चलिएगा, जब बीजेपी का तो करोड़ों अस्तित्व ही नहीं आ रहा। करोड़ों सामने आते हैं ना, जो ब्लैक मनी सामने आती है इस तरह से निकाल के, तो वो तो जनता के लिए तो अच्छे है कि भाई जो छुपा के रखे हैं और जो इस तरह से धोखा करे, भले राजनीतिक तौर पर इससे अपने फायदे अपने नुकसान के तौर पर देखा जाता है। नहीं, करना भी चाहिए, वो तो बिल्कुल बढ़िया है। योगेश जी, उससे तो नहीं, उससे तो बढ़िया मंदिरों में लगाना चाहिए उस पैसे को। क्या दिक्कत 170 है? करोड़ रुपए जो मिले वो पैसे क्या को मंदिरों में मना लगाओ, तो करेंगे कि वो आप 170 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगाओ एक आप। लास्ट कमेंट योगेश जी। इंफ्रा देखिए श्वेता, पूरा चुनाव इस बार उत्तर प्रदेश पर फोकस है। 5 राज्यों के चुनाव है, लेकिन राजनीतिक साख की लड़ाई उत्तर प्रदेश है। और सुधांशु जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि उत्तर प्रदेश के रास्ते केंद्र की सरकार बनती है, दिल्ली का तख्त हासिल होता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये पूरी ताकत लगाएंगे कि फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बने और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिस तरह वोटों का डिवीज़न इस बार दिख रहा है, और अगर वोट, खासतौर से सेकुलर वोट, अगर पूरी तरह बिखरे नहीं, तो निश्चित तौर पर ये सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधे मुकाबले की पूरी धरा हमें नजर आएगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जहां कमल
और साइकिल का सीधे तौर पर मुकाबला दिखेगा। बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जंग तो धुआंधार होने वाली है। 5 राज्य है, बेहद अहम है, लेकिन फोकस उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 403 सीटें हैं, लेकिन नजरें जो है 2024 में 80 सीटों को लेकर है लोकसभा की, और इसलिए हर कोई जीतना जरूर चाहता है। मुद्दे भी होंगे, बयानबाजी का दौर भी जारी है, विकास की गंगा बहाने की बात भी कही जा रही है। जिन्होंने काम किया है वो अपने काम को भी गिनाएंगे, लेकिन सबसे अहम, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की स्थिति को लेकर, राजस्थान के जो नेता है उनको जिम्मेदारी जो दी गई है उसे लेकर इतना तय है कि सब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जीतना चाहते हैं, अच्छे परिणाम लाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं नेताओं का, इन्हीं चेहरों का जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा वो कहीं ना कहीं रिजल्ट होगा, वो कहीं ना कहीं राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बेहद अहमियत रखेगा, और इसलिए फोकस भी इन नेताओं का है। खैर, कैलकुलेशन यहां पर बहुत कुछ है इन चुनावों को लेकर, आने वाले वक्त में भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन चुनाव बेहद अहम 5 राज्यों के हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के, इसे नकारा नहीं जा सकता। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।